को बोलो जल्दी ज्वाइन करने के लिए। आज हम थियरी के साथ कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे जो रिलेटेड टू लैमिनार फ्लो, रेनॉल्ड नंबर एंड इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आज सॉल्व करेंगे। ठीक है। और लास्ट हमने जो क्लास में डिस्कस किया था वो था विस्कोसिटी, राइट? व्हाट इज विस्कोसिटी एंड हाउ दिस विस्कस फोर्सेस आर अराइविंग when there is the relative motion between the different layers of the liquid। ठीक है ना? तो ये थियरी ठीक ठाक देख लेना। बाकी जो लिखने वाला जो क्लास वर्क है वो तो हमने भेज दिया है, राइट? तो विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज व्हेन यू आर डीलिंग विथ लिक्विड्स देन यू हैव टू कंसीडर दिस विस्कस फोर्स इन योर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो आज कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे एंड डिफरेंट केस विस्कोसिटी के जो इफेक्ट हैं, ठीक है ना? व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ विस्कोसिटी और विस्कस फोर्स इन डिफरेंट different practical applications. We will observe all these things today. So the first thing is when there is viscous force, that means when you are taking a real or practical liquid and one solid is moving through the liquid, that can be any kind of substance, that can be the liquid drop or liquid drop of the rain, और कुछ solid भी हो सकता है, that is when the submarine is moving under the water। okay, तो कोई भी चीज, when a boat is moving on the surface of the liquid, so when all these things are moving through the liquid surface, then viscous force is always acted at the opposite direction of the relative motion। that means it always prevent the relative motion। अगर लिक्विड स्टेबल है और कोई भी बोट इसके ऊपर से जा रहा है, तो ये जो सॉलिड मटेरियल है, दैट मींस द सरफेस ऑफ द बोट एंड द लिक्विड सरफेस विल ऑलवेज दिस लिक्विड सरफेस विल ऑलवेज प्रिवेंट द मोशन ऑफ द बोट, राइट? तो विस्कस फोर्स क्या होगा? बैकवर्ड होगा। तो ये क्या करेगा? बोट के मोशन को प्रिवेंट करेगा। एंड द सेकंड केस इज when you are considering a liquid drop, when this drop is moving downward through gravity, due to gravity, so when you'll see that it is a free falling body, right? Free fall. So when there is free fall, there is an acceleration, which is acceleration due to gravity, which is 10 meter per second square, right? तो एक वाटर ड्रॉप जो फ्री फॉलिंग हो रहा है, तो इसके ऊपर क्या क्या फोर्स लगेगा? नंबर वन, जो फोर्स लगेगा वो क्या है? ये जो लिक्विड ड्रॉप, दिस लिक्विड ड्रॉप इज मूविंग थ्रू द एयर मॉलिक्यूल्स, राइट? So air have a certain density and it will always all the air molecules will prevent the motion of the liquid, right? Because the density is different here। तो एयर का मॉलिक्यूल, the air molecules will prevent the motion, and due to this prevention you will get a viscous force upward in upward direction, and another force will be there, that is called buoyant force, right? तो ये सब इसका इफेक्ट क्या होगा? इसके बाद टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगा? ठीक है ना? व्हाट इज द टर्मिनल वेलोसिटी, हाउ यू विल फाइंड इट, व्हाट इज द इक्वेशन, इसके बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, राइट? Yes, sir. So first thing is, when there is viscous force, that means there is the relative motion, there is relative motion between the different layers of the liquid, right? तो डिफरेंट लेयर के बीच में जब रिलेटिव मोशन होगा, तो एक लेयर का मॉलिक्यूल्स दूसरे लेयर के मॉलिक्यूल्स के ऊपर कुछ अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, जिसको हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स, राइट? कोहेसिव फोर्स। ड्यू टू दिस फोर्स one layer is prevented and another layer one layer will prevent the motion of the another layer, और इसी फोर्स का हम क्या बोलते हैं? विस्कस फोर्स। तो इसके बारे में हम प्रीवियस क्लास में डिटेल्स में जान चुके हैं। तो आज हम देखेंगे इसका इफेक्ट। इसके बाद तुम्हें जो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट तुम्हें पढ़ना है, जो हमने भेज दिया है क्लास में, दैट इज कॉल्ड पॉइसुलिस फॉर्मूला। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर डीलिंग विद द स्टोक्स थ्योरम, और ये सब जब हम पढ़ेंगे तब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बट शायद ये सिलेबस में नहीं है, बट थोड़ा सा इक्वेशन मतलब इक्वेशन को देख रखना, ठीक है ना? बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट।
What is Pauli formula? It states that when the volume of liquid flow, that is the liquid amount of liquid flowing through a unit cross section or any cross section with time, right? तो कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है? V वॉल्यूम. So volume of a liquid flowing out per second through a horizontal capillary of length L. तो एक L लेंथ का कैपिलरी हम कंसिडर करेंगे. अगर इसके एक क्रॉस सेक्शन को हम मानते हैं, इफ यू आर कंसिडरिंग द क्रॉस सेक्शन and the amount of fluid of radius r, so the fluid is flowing from left to right. Okay, तो इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू कितने लिक्विड्स बाहर जाएंगे? दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड व्हिच इज कॉल्ड Q and the length of the tube is L. तो इस ट्यूब से कितना लिक्विड बाहर जाएगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? दैट इज द वॉल्यूम. तो इस ट्यूब का यूनिट टाइम में देखो, वेलोसिटी अगर v है तो यूनिट टाइम में कितना लिक्विड जाएगा? v मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, तो एक सेकेंड में 10 मीटर लिक्विड इज फ्लोइंग फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड, राइट, फ्रॉम A to B. If velocity is 10 meter per second or 1 meter per second, then this length should be the velocity itself. Yes or no? Right? तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा? वॉल्यूम आएगा तुम्हारा पाई पी आर टू बी पावर 4. इसका एक डेरिवेशन अभी नहीं है सिलेबस में, ठीक है ना. इसका सिर्फ एक वैल्यू तुम्हें जानना पड़ेगा. वो क्या है? पाई पी आर टू बी पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 ईटा एल. इसका प्रूफ सिलेबस में, बट ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है ना. तो अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट, दैट वुड बी considering all these circumstances of viscosity and all these things, not only the liquid flow but viscosity भी मानेंगे, सब कुछ मानेंगे तो ये वैल्यू आएगा, ठीक है ना. ये डायमेंशनली तुम प्रूफ भी कर सकते हो. इसका डायमेंशनल एनालिसिस भी है, ठीक है. when you will analyze the dimensional formula, then you will get that the volume that is flowing out per unit time, that is Q, वो इसके साथ इक्वल हो जाएगा. तो नॉर्मली जब तुम कैलकुलेट करना चाहते हो तब तुम्हें क्या मिलेगा? there is the volume, that is volume is the amount of liquid inside this tube. तो ये होगा velocity अगर unit time, when you are considering unit time, and what is the area, that is pi r square. तो तुम्हें मिलेगा वॉल्यूम इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एल. इसके साथ अगर हम विस्कोसिटी को कंसिडर करेंगे तो तुम्हें फॉर्मूला जो मिलेगा, दिस इज कॉल्ड पॉइसोलिस फॉर्मूला ऑफ ई फ्लक्स. ओके, पाई पी आर टू पर 4 बाय 8 ईटा एल. नेक्स्ट थिंग इज स्टोक्स लॉ. व्हाट इज स्टोक्स लॉ? देखो जो बैकवर्ड विस्कस फोर्स है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स? Any substance that is moving through the liquid, when any solid material is moving through the liquid, one liquid layer will form on the top surface of the solid, right? तो solid के जो immediate जो एक surface है, solid के surface के ऊपर immediate एक layer बनेगा जो क्या है, जो रेस्ट में होगा. किस में होगा? रेस्ट में होगा. Suppose one metal ball is moving through any viscous medium or any liquid, then you will see that one layer of liquid will form on the surface of the metal ball which is raised, right? And the other layers are moving on the top surface of it. Okay, so this immediate adjacent layer will prevent the motion of the other layers. Yes or no? जो फर्स्ट लेयर है, जो मेटल बॉल के ऊपर ऑलरेडी अटैच्ड है, जो मूव नहीं कर रहा है, वो क्या करेगा? दूसरे, तीसरे और 14 जो जितने भी ऊपर के लेयर होगा, these layers, it will prevent the motion or relative motion of all these layers, right? तो यहाँ पर क्या है? relative motion है between the layers. तो ये क्या करेगा? डिफरेंट लेयर को प्रिवेंट करेगा. इसी के थ्रू एक विस्कस फोर्स पीछे की तरफ डेवलप होगा, जिसका वैल्यू क्या है? अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, जिसका वैल्यू है 6 पाई आर ईटा वी. आर वी. व्हाट इज आर? आर इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर ऑब्जेक्ट और बॉडी, ठीक है ना. तो आर हो गया रेडियस, आर ईटा हो गया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी,
v हो गया वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो द डेफिनेशन क्या मिलेगा तुम्हें, डेफिनेशन मिलेगा देखो, द बैकवर्ड विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉल स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस आर, एक छोटा स्फेरिकल बॉडी जिसका रेडियस आर है, अगर वो एक विस्कस मीडियम से मूव करेगा तो उसके ऊपर जो बैकवर्ड फोर्स मिलेगा ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ द डिफरेंट लेयर्स and and the intermolecular attraction force, this force should be equals to 6 pi eta rb, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन डायमेंशन एनालिसिस ऑलरेडी गिवन है, जो तुम्हें लिखना पड़ेगा, दैट यू हैव टू राइट, हमने भेज दिया है सर। राइट। हाँ सर बोलना था कि जो मतलब डेरिवेशन है सर स्टोक्स लॉ का, वो मतलब क्या इम्पोर्टेंट है? डायमेंशन एनालिसिस डेरिवेशन देखो, इस स्टोक्स लॉ का डेरिवेशन प्रैक्टिस करना, ठीक है ना, आ भी सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो फोर्स का डायमेंशन क्या मिलेगा, एम एल टी की पावर -4, 6 और पाई कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। ईटा का क्या होगा, एम एल की पावर -1 टी की पावर -1 एल एल टी की पावर -1। इसको हम दोनों साइड क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें क्या मिलेगा बताओ। सर राइट हैंड साइड में सर वो mlt-2 होगा, तो सर दोनों मतलब ये इक्वेशन मतलब डायमेंशनली करेक्ट है। तो इनिशियली तुम्हें तो इन इसका तो पावर तुम्हें पता नहीं है, राइट, यू नो दैट Yes, एफ इज sir. प्रोपोर्शनल टू ईटा, एफ इज प्रोपोर्शनल टू आर एंड एफ इज प्रोपोर्शनल टू वी, तब तुम्हें जो इक्वेशन मिलेगा वो इक्वेशन कैसा होगा, वो इक्वेशन मिलेगा सर हम लोग मान लेंगे f इज डायरेक्टली ईटा टू ई पावर ए, आर टू ई पावर वी, वी टू ई पावर सी, तब तुम्हें ये डायमेंशन एनालिसिस करोगे, उसके बाद तुम्हें मिलेगा a equals to 1, b equals to 1 and c equals to 1, that means f equals to k का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली 6 पाई आएगा, ठीक है ना, तो तुम्हें मिलेगा 6 पाई ईटा आर वी, राइट। ये हो गया डायमेंशन एनालिसिस। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज कॉल्ड स्टोक्स थ्योरम, एंड द फोर्स ड्यू टू विस्कस, व्हिच इज विस्कस फोर्स ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ द लिक्विड, राइट। इसमें कंडीशन क्या क्या है, देखो, ये जो बॉडी है परफेक्टली रिजिड होना चाहिए, ठीक है ना, इसका शेप अगर चेंज हो जाए तो क्या हो जाएगा, फोर्स भी चेंज हो जाएगा। एंड सेकंड कंडीशन इज जो मोशन है वो स्ट्रीमलाइन मोशन है, जो लिक्विड का मोशन है वो क्या है, स्ट्रीमलाइन मोशन है। जो बॉडी जो है, जो रिजिड बॉडी है, इसका जो साइज है, ठीक है ना, साइज और डायमेंशन इज वेरी स्मॉल बट नॉट टू स्मॉल दैट इज इन द डायमेंशन ऑफ द मॉलिक्यूल। इसका जो डायमेंशन है, अगर इसका रेडियस ऐसा हो गया 1 × 10⁻⁻15, इतना छोटा हो जाएगा तो ये एटॉमिक लेवल पे चला जाएगा, राइट। 15 और 20 इतना छोटा होगा तो ये फॉर्मूला अप्लाइड नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट थिंग इज टर्मिनल वेलोसिटी। तो हमने यहाँ से फोर्स को फाइंड कर लिया है, जो क्या है, विस्कस फोर्स है, उसका वैल्यू क्या है, 6 पाई ईटा आर वी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लिक्विड और फ्लूइड मीडियम से मूव करेगा तो बैकवर्ड जो विस्कस फोर्स मिलेगा वो इसी के थ्रू मिलेगा, ठीक है ना, इसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। नेक्स्ट थिंग इज टर्मिनल वेलोसिटी। व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी, अब ध्यान से सुनो, टर्मिनल वेलोसिटी एक वेलोसिटी है, राइट, क्या है, वेलोसिटी है टर्मिनल। इसको हम टर्मिनल क्यों बोलते हैं, किसी को पता है, why we are calling it terminal? Suppose one body, solid body, is free falling under gravity through the air atmosphere, okay. So when it is freely falling down, air is also a liquid, fluid, right, so all the molecules will also prevent the motion, right, so you will get viscous force backward, right. So when it is free falling, that means gravity is pulling it down, yes or no, gravity is pulling it down, so the what is the force due to gravity, that is m into g। तो ये mg फोर्स इसको क्या करेगा, नीचे की तरफ खींचेगा। बट एक एक चीज जो तुम्हें याद करना पड़ेगा वो क्या है, याद रखना पड़ेगा, वो है when the body is moving down,
initially the velocity will increase. Initially the velocity will increase, but after some time, after a certain interval of time, due to the viscous force which is proportional to velocity v, which is proportional to velocity v, जब इनिशियली टाइम 0 था तब हमने बॉडी को छोड़ा है, कोई किसी भी एज हाइट से छोड़ा है, तो इनिशियली वो उसका वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगा ड्यू टू एक्सेलरेशन, यस और नो? जब कोई किसी भी चीज को जब तुम एक एज हाइट से छोड़ोगे, कुछ देर बाद उसका तो एक्सेलरेशन, it will move under acceleration and its velocity will increase linearly, yes or no? Yes sir. हाँ, तो जब velocity बढ़ेगा तब viscous force भी बढ़ेगा, because viscous force F is proportional to, देखो इस रिलेशन को देखो, F is proportional to eta, F is proportional to Radius. ईटा तो कोफिशिएंट हो गया, छोड़ो ईटा नहीं होगा, F is proportional to R, F is proportional to V. तो वेलोसिटी से ये प्रोपोर्शनल है। हमने जब फ्रिक्शन पढ़ा था तब हमने क्या देखा था, व्हेन यू आर कंसीडरिंग द स्टैटिक फ्रिक्शन at up to a certain value, when you are applying force, the friction is also increasing, and after a limiting value the friction is decreasing, which is called kinetic friction or sliding friction. तो इनिशियली क्या था, जितना तुम फोर्स बढ़ा रहे थे स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ रहा था, इसके बारे में भी सेम ही चीज है, जितना वेलोसिटी बढ़ेगा इसका बैकवर्ड फोर्स भी बढ़ेगा, विस्कस फोर्स भी बढ़ेगा, राइट? ठीक है, तो इसके बारे में क्या है, व्हेन द पार्टिकल इज एट रेस्ट देयर इज नो फोर्स ऑफ विस्कस फोर्स। हाँ, रेस्ट पे है तो कोई विस्कस फोर्स नहीं है, जब वो मूव करना चालू कर दिया तब उसका फोर्स धीरे धीरे बढ़ना चालू हो गया, तो ग्रेविटी नीचे खींच रहा है और विस्कस फोर्स ऊपर, तो इस दोनों का क्या होगा, और ये बढ़ रहा है, ये जो विस्कस फोर्स है ना ये धीरे धीरे बढ़ेगा, व्हेन द वेलोसिटी बढ़ेगा और ये फोर्स भी बढ़ेगा, तो एट अ सर्टेन टाइम you will see that these viscous force and buoyant force, that is called buoyant force U, upward buoyant force U, and viscous force Fv will compensate or will be equals to, numerical equals to the force due to gravity. ठीक है, एक टाइम जब आएगा जिसमें वेलोसिटी क्या है, एक टाइम पे जाके वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये दो फोर्स क्या करेगा, दोनों को बैलेंस कर देगा, ठीक है ना? ओके Yes तो एक sir. टाइम में आके दोनों, ये दो फोर्स विस्कस फोर्स एंड बुoyant फोर्स विल कंपेंसेट द ग्रेविटेशनल फोर्स, देन the velocity of the particle will not increase further, then the velocity will not increase further, because net force is zero, that means acceleration is also zero, और इसी इंस्टेंट पे जाके जो वेलोसिटी अचीव करेगा उसको हम बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? टर्मिनल वेलोसिटी। यहां से देखो, ग्राफ को देखो, दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of velocity versus time. Initially when the time is zero, particle is बहुत हाइट पे है, वहां से वो नीचे गिरेगा, तो initially when it is released, then when the time is elapsing, then the body is moving downward and the velocity is also increasing, and the backward force is also increasing. तो देखो ये जो रैपिडिटी है, ये जो वेलोसिटी बढ़ने का रैपिडिटी है ना, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, when the time is elapsing, और जितना टाइम बढ़ेगा उतना इसका रैपिडिटी क्या हो जाएगा, घटेगा, राइट? इसका रैपिडिटी क्या हो जाएगा, देखो घट रहा है, दैट मींस इट इज बिकमिंग फ्लैटर एंड फ्लैटर एंड फ्लैटर, दैट मींस initially the velocity curve was steeper, when after some time it is becoming parallel to the x axis, yes or no? तो जितना टाइम बढ़ेगा विस्कस फोर्स बढ़ेगा और इसका एक्सेलरेशन घटेगा, तो इनिशियली यहाँ पर जब तुम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करोगे, तुम्हें जो एक्सेलरेशन मिलेगा, जब तुम यहाँ पर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करोगे क्या मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, राइट? और जब फ्लैट हो जाएगा इस टाइम पे आके एक्सेलरेशन जीरो है, जिस पॉइंट पे एक्सेलरेशन जीरो है उसी पॉइंट पे दोनों फोर्स क्या हो जाएगा, एक दूसरे के साथ इक्वल हो जाएगा, दैट मीन्स acceleration is zero and the particle will achieve a constant velocity which is called terminal velocity.
right? Which is called terminal velocity. Is it clear? Yes, sir. किसी को कोई डाउट? No, अभी sir. बताओ विघ्न। ठीक है, तो इसीलिए जो भी पार्टिकल ऊपर से जो गिरता है, दैट मीन्स व्हेन द rains are dropping or the free falling from the clouds are approximately 18 kilometer above the ground, then you'll see that when हमने ये क्लास में एक बार कैलकुलेट भी किया था, if you are considering one drop of liquid of 10 gram and moving downward, or any ice particle of 10 gram moving downward, then if you're calculating that is the distance, you can calculate now also. The height is consider karo 18 kilometer, that is 18 into 10 to the power 3. अगर मास है 0.001 kilogram, तो find the velocity, final velocity when it is touching the surface of the earth. If there is no viscous force, नो मीडियम, दैट इज द फ्री फॉलिंग थ्रू आउट द पाथ, तब तुमने जो वेलोसिटी जो तुम्हें मिलेगा, बहुत ही हाई वेलोसिटी मिलेगा, जो क्या है किसी भी ह्यूमन बींग्स को मतलब घायल करने के लिए इनाफ है, ठीक है ना? क्योंकि जब फ्री फॉलिंग होगा विदाउट एनी, 1 मिनट, आज बहुत सारा ट्रेन जा रहा है इसमें, प्लेटफॉर्म नंबर 1 नहीं है, 5 है, एक सेकेंड। तो हमने एक बार क्या किया था, इसका कैलकुलेशन किया था, ठीक है ना? जब तुम कैलकुलेट करोगे v इक्वल्स टू u प्लस at, तो तुम्हें क्या मिलेगा? इनिशियल 0, एक्सेलरेशन 10, टाइम तुम्हें फाइंड करना है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ऐसा करके टाइम फाइंड करके देखना फाइनल वेलोसिटी क्या है। ये फाइनल वेलोसिटी बहुत ज्यादा मिलेगा, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। Actually, when the particle is moving downward, then another force will act on the body, which is viscous force, that will not let the particle to achieve a very high velocity. That means it will achieve a certain velocity, which is called terminal velocity. Okay, which is called terminal velocity. इससे बाहर वो जा नहीं पाएगा। Okay, इसीलिए जो रेन ड्रॉप है, कोई भी चीज when it is moving downward, or suppose you are considering the raindrops, so it will not achieve the velocity beyond the terminal velocity. Is it clear? Now let us move forward. So what is the terminal velocity, derivation of terminal velocity? तो हमने क्या देखा, w, that is force due to gravity, is compensated by the two forces, right? That is buoyant force and viscous force. Then you will see that w equals to m into g, and buoyant force, that is upthrust, is equals to, वो क्या होगा, जो वॉल्यूम है 4/3 pi r cube, r is the radius of this particle, and sigma into g. सिग्मा क्या है? डेंसिटी है। किसका डेंसिटी है? लिक्विड का डेंसिटी और फ्लूइड का डेंसिटी है, जिस फ्लूइड से वो नीचे जाएगा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। और विस्कस फोर्स जो हमने अभी देखा है वो क्या है? 6 पाई ईटा आर वी। नाउ इफ यू विल कैलकुलेट, देन यू विल गेट that u plus f, that is buoyant force plus viscous force, is equals to weight of the, that is force due to gravity. So when you will put the value, you are getting 4/3 pi r cube sigma into g plus 4/3, sorry, 6 pi eta r v is equals to 4/3 pi r cube rho into g. ये रो इंटू जी क्या है? रो है डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी, मटेरियल ऑफ बॉडी, ठीक है? जो बॉल नीचे गिरेगा उसका ये डेंसिटी है। तो डेंसिटी अगर तुम्हें पता है, तुम्हें मास भी पता चलेगा। मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब रो, राइट? एम इक्वल्स टू क्या होगा?
4/3 by r cube rho, एंड वेट क्या होगा, मास इंटू ग्रेविटी m इंटू जी, तो ये वैल्यू आएगा, ठीक है ना। then you will calculate and then you will get v equals to, तो तुम काम करो, v तुम्हें कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, तो हम क्या करेंगे 6 पाई ईटा आर v को रखेंगे और इसको इस साइड लेके जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें मिलेगा 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस सिग्मा इंटू जी। रो क्या है, मटेरियल का डेंसिटी, सिग्मा क्या है, जिस मीडियम से वो नीचे जाएगा उस मीडियम का डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ से v क्या मिलेगा, दोनों साइड से 3 आएगा, 3 डिवाइडेड 3 9, तो क्या आएगा 2/9, दोनों साइड से स्क्वायर आएगा, हाँ पाई पाई गायब हो जाएगा, तो 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी, राइट, डिवाइडेड बाय ईटा। यहाँ पर क्या था, ईटा था, वो नीचे है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी, क्या बोलते हैं इसको, टर्मिनल वेलोसिटी। याद रहेगा, अगर भूल भी जाते हो तो तुमने ये इक्वेशन याद रखना, अभी भी अगर भूल जाते हो तो याद रखना क्या, 6 पाई ईटा आर वी विस्कस फोर्स इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस सिग्मा इनटू जी, ठीक है, ओके। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी का रिलेशन क्या बनेगा इसी के साथ, v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू v इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, v इज प्रोपोर्शनल टू रो माइनस सिग्मा एंड v इज प्रोपोर्शनल टू g, तो कांस्टेंट है, इसके साथ कोई रिलेशन नहीं होगा, तो v इज प्रोपोर्शनल टू 1/eta। क्लियर, ये तीन रिलेशन तुम्हें मतलब ध्यान रखना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बढ़ता है तो वेलोसिटी घटेगा, ठीक है ना, मतलब दोनों लेयर के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो बढ़ेगा तो कोएफिशिएंट बढ़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी घट जाएगा, ठीक है। अगर डेंसिटी का वेरिएशन ज्यादा है तो क्या है, तो भी वेलोसिटी घटेगा। ये कुछ चीजें जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्लियर है। चलो, so now let us solve some numerical problems. First question is, question number 1. Okay, now try to solve this question, everyone. देखो क्वेश्चन को पहले ध्यान से एक बार पढ़ लो, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन है a rain drop of radius 0.3 mm falls through air with a terminal velocity 1 meter per second. The viscosity of the air is given and the viscous force on the rain drop is, इस रेन ड्रॉप के ऊपर जो विस्कस फोर्स है, जो जिसका वैल्यू क्या है, F is equals to 6 by eta RV, राइट। F का वैल्यू क्या है बताओ, फॉर्मूला देखो, 6 by eta RV. हाँ, तो ये वैल्यू तुम्हें पुट करना है एंड यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द विस्कस फोर्स ऑन अ फ्री फॉलिंग रेन ड्रॉप, ओके। तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, F equals to 6 pi eta RV, here 6 into 3.14 into eta का वैल्यू क्या है 18 into 10 की पावर -5, r का वैल्यू गिवन है 0.3 एंड वेलोसिटी गिवन है 1 मीटर पर सेकंड। क्लियर सर mm को कन्वर्ट नहीं करना है क्या, mm को तो कन्वर्ट करना पड़ेगा mm में, तो r equals to 0. सर विस्कोसिटी ऑफ एयर को तो मतलब पॉइसन में मतलब के यूनिट में तो लाना है ना सर, वो तो पॉइसन में।
कौन सा? सर विस्कोसिटी ऑफ एयर का सर, वो 1 यूनिट। मीटर पर सेकेंड, तो सेंटीमीटर में लाओगे तो 100। अरे सर विस्कोसिटी ऑफ एयर। विस्कोसिटी ऑफ एयर, हाँ, ईटा गिवन है तो। अरे मैं बोल रहा था कि सर उसका यूनिट तो अलग है ना, बस बट ऐसा यूनिट सर न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर है, उसको तो कन्वर्ट करना है ना सर पॉइस को सर। सीजीएसएस में भी तो कर सकते हैं। हाँ, ये सभी को हम सीजीएस में भी किया है। देखो ये जो सेंटीमीटर में है, वेलोसिटी भी सेंटीमीटर में लेके आए हैं, ठीक है ना, तो इसको हम सीजीएस में ही रखेंगे। तो यहाँ पर तुम्हें क्या मिलेगा, 0.03 मिलेगा। और तुम्हें जो इसके बाद क्या है, वी 6/8 वी होगा 100। तो इसी वैल्यू को पुट करोगे तो तुम्हें सीधा सीधा यहाँ से आंसर मिल जाएगा। अगर तुम्हें एसआई में हो, ये विस्कोसिटी एसआई में दिया है तो तुम एसआई का वैल्यू पुट करना, ठीक है ना। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करो, पॉइंट हटाओ पहले, नीचे 100 आएगा, और इसको तुम 22/7 लिख सकते हो। ये दोनों 100 यहाँ से कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 100 ये दोनों कट जाएगा। 3 आ गया, यहाँ से 10⁻⁻5 है, 7 से कटेगा, 6 7 6 22 18, 3 18 22। देखो इसको कैलकुलेट करना, थोड़ा सा रफ कैलकुलेशन करना, और उसके बाद अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आएगा 10⁻², 1.01 10⁻², ये वैल्यू आएगा, डाइन में आएगा, ठीक है। ये बहुत इजी कैलकुलेशन है, मतलब 10⁻³ आ रहा है। -3 आ रहा है, 1.01 10⁻³ 1.084 इंटू 10⁻³ आ रहा है। देखो इसको कैलकुलेट करना है, ओके। 10⁻² आएगा, तो गिव मी 1 मिनट। (10⁻³ आएगा, सेकेंड। अच्छा, कोई सॉल्व किया है? एनीवन? आंसर बताओ, -2 या -3? सर 1 मिनट। कैलकुलेटर कहाँ गया यार? ओके, तुम लोग कैलकुलेट करना, ठीक है ना। अगर नहीं मैनुअली नहीं होता तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में देखना है इसको। 1.01 10⁻² आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो, रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। सर -3 आ रहा है। -3? यस सर। ओके, तो -3 लिखो, 10⁻³ डाइन। Clear? Now the next question is, a iron ball of radius 0.6 falls through a column of oil of density 0.94 gram per centimeter cube. It is found to attain a terminal velocity 0.5 semi per second. The velocity of the viscosity of the oil given, that is ये value। तो क्या बोला है, आयरन बॉल है जो जिसका रेडियस इज गिवन 0.3 सेंटीमीटर, फर्स्ट कॉलम ऑफ ऑयल जिसका डेंसिटी गिवन है, ऑयल का डेंसिटी गिवन है, दैट मींस सिग्मा का वैल्यू गिवन है, ठीक है ना। इट इज फाउंड टू अटेन अ टर्मिनल वेलोसिटी 0.5 मीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड, देन द विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल। अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा हम देखते हैं, एक सेकेंड। 43 हम्म
अच्छा सर नीटा निकलना है ना। हाँ, ये जो 0.94 है, ये क्या है? ये मटेरियल का डेंसिटी है, दैट इज रो इज इक्वल्स टू 0.94, ओके, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. And terminal velocity, density of the iron, the velocity of the well, terminal velocity which is given 0.5, so Vt is given 0.5 centimeter per second. And radius is given r equals to 0.3 centimeter. और क्या गिवन है? रो गिवन है, सिग्मा. अच्छा, सिग्मा क्या है? सिग्मा ऑयल का जो डेंसिटी है वो कितना दिया है? 7.8 होगा, ये 7.8 होगा, ठीक है ना, 7.8. तो 7.8 ग्राम पर सेमी क्यूब. These data are given in this question. अभी यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है? अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ से कट गया है. यहाँ से तुम्हें टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? टर्मिनल वेलोसिटी गिवन है क्या? हाँ, सर वो तो गिवन है। सेकंड. Determine the viscosity of the oil given the density of the oil. अच्छा, viscosity फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा फाइंड करना है. यू हैव टू फाइंड आउट ईटा. ओके, तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज करेंगे. टर्मिनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है? Vt. अगर तुम्हें 2/9 ये सब याद नहीं रहता है तो तुम्हें एक फॉर्मूला जरूर याद रहेगा. वो क्या है? 6 पाई ईटा आर वी इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस सिग्मा इंटू जी. ये बहुत इजी है, राइट? क्योंकि ये फॉर्मूला हमें ऑलरेडी यू नो दैट, एंड ये तो तुम्हें डायरेक्टली वॉल्यूम और इससे तुम्हें पता चलेगा, ठीक है ना. तो यहाँ से तुम फाइंड कर सकते हो v इक्वल्स टू Vt इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी बाई ईटा. और तुम्हें क्या चाहिए? ईटा चाहिए. तो तुम्हें क्या करोगे? सो यू हैव टू कैलकुलेट अ लिटिल बिट. ईटा इज इक्वल्स टू 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी डिवाइडेड बाई Vt. नाउ पुट दिस वैल्यूज हियर. तो अगर वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? 2/9, आर का वैल्यू 0.3 का स्क्वायर, राइट? तो 0.3 होल स्क्वायर रो माइनस सिग्मा. रो का वैल्यू गिवन है 0.94, 7.8. अच्छा, ऑयल का डेंसिटी है सिग्मा, तो ये सिग्मा होगा, ठीक है ना. यहाँ से ठीक कर लो. ये सिग्मा होगा 0.94 और रो होगा डेंसिटी ऑफ द आयरन मटेरियल, दैट इज 7.8. ओके, तो यहाँ से होगा रो माइनस सिग्मा, दैट इज 7.8 माइनस 0.94 इंटू जी. जी तुम अप्रोक्सीमेटली 10 लिख सकते हो, और सीजीएस में 980 आएगा, डिवाइडेड बाय टर्मिनल वेलोसिटी व्हिच इज 0.5. इसी को कैलकुलेट करना है. यहाँ से 0.3 ऊपर नीचे 9 से कटेगा, राइट? तो इसको तुम लिख सकते हो 0.3, 0.09, 0.01 आएगा, राइट? 0.09 यहाँ से कटोगे. कैलकुलेट करो इसको पूरा. फाइंड द वैल्यू. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईटा? यहाँ से आएगा 0.01 और 5 से कटेगा 980. ऐसे पॉइंट हटाओ, यहाँ से पॉइंट हटाओ और 10 से मल्टीपल करो. सेवन पॉइंट एट माइनस 0.94, इसको माइनस करके जो आएगा, इसका फाइनल वैल्यू जो आएगा, देखो इसका फाइनल कैलकुलेट करो. इसके बाद देखो 268.9 और अप्रोक्सीमेटली 269 बॉयज. ओके,
क्वेश्चन वैल्यू आया किसी को? आर्चिसमान ठीक है, बाद में कैलकुलेशन करके देखना, ठीक है ना? अगर नहीं होता है तो साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना, अभी हमारे पास नहीं है, बाकी कहाँ गुम हो गया है, हम बाद में देखते हैं। ओके सर मेरे पास है अभी सामने रखा हुआ। हाँ, कैलकुलेट करके देखो 268 आ रहा है कि नहीं। ओके सर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेन ड्रॉप का क्वेश्चन है। 8 रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर, कितना है 8, कितना रेडियस है 1 मिलीमीटर का, each falling down with a terminal velocity which is given 5 centimeter per second, collisions to form a bigger drop, मिलके एक बड़ा ड्रॉप बनाएगा, जो क्या है, जिसका फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बिगर ड्रॉप, जो बड़ा वाला ड्रॉप बनाएगा उसका टर्मिनल वेलोसिटी तुम्हें फाइंड करना है। तो 8 छोटा छोटा रेन ड्रॉप था, they are moving downward and due to some air or any other disturbances they formed a bigger drop. So smaller drop of radius smaller and bigger drop, consider the radius is capital R, ठीक है? तो अगर स्मॉलर ड्रॉप का टर्मिनल वेलोसिटी जो गिवन है क्या 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इसका टर्मिनल वेलोसिटी v प्राइम क्या होगा, यही तुम्हें फाइंड करना है। तो इसका रेडियस स्मॉलर इज गिवन 1 मिलीमीटर, राइट, 1 मिलीमीटर 0.1 सेंटीमीटर, और टर्मिनल वेलोसिटी गिवन है, और तुम्हें क्या चाहिए, कैपिटल आर गिवन नहीं है, कैपिटल आर के लिए तुम्हें रिलेशन फाइंड करना है। तो देखो कितने इंटू 8, छोटा ड्रॉप 8 जोड़ के एक बड़ा ड्रॉप बनाएगा, दैट मीन्स इसका जो वॉल्यूम आएगा, छोटा का जो वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई आर क्यूब, इसके साथ हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके जो बड़ा वाला वॉल्यूम बनेगा दैट इज 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, राइट। तो दो साइड से 4/3 हटा दो तो तुम्हें क्या मिलेगा, आर क्यूब इंटू 8 इक्वल्स टू कैपिटल आर क्यूब, दैट मीन्स 2 small r whole cube is equals to capital R cube, right? That means capital R equals to 2 into small r, yes or no? यस सर। तो स्मॉल r का वैल्यू कितना है 0.1, दैट इज 0.2 आएगा, 0.2 सेंटीमीटर। तो बड़ा वाला जो ड्रॉप है इसका रेडियस है 0.2 सेंटीमीटर। तो तुम्हें वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बनेगा v प्राइम, v prime would be equals to 2 by 9 r cube rho minus sigma g divided by eta। तो हाँ, यहाँ से कैपिटल आर क्यूब होगा, सॉरी कैपिटल आर क्यूब होगा, तो 2 by 9 तो सेम ही है, राइट। v प्राइम आर क्यूब नहीं होगा, आर स्क्वायर होगा। और स्मॉल v क्या था और vt क्या था, वो था 2 by 9 स्मॉल r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा g बाय ईटा। तो दोनों का रेशियो क्या बनेगा, v प्राइम बाई v, दैट इज इक्वल्स टू, दोनों साइड से 2 by 9 रो माइनस सिग्मा g बाई ईटा, ये तो हट जाएगा, तुम्हें सिर्फ क्या मिलेगा, तुम्हें सिर्फ मिलेगा r स्क्वायर बाई स्मॉल r स्क्वायर। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें v प्राइम चाहिए, तो v ऑलरेडी गिवन है, कैपिटल आर तुम्हें पता है, स्मॉल आर भी तुम्हें पता है। तो v प्राइम, v का वैल्यू कितना है, विच इज गिवन 5, राइट, और r का वैल्यू क्या है 0.2 स्क्वायर बाय 0.1 स्क्वायर। तो दोनों ऊपर नीचे पॉइंट हट जाएगा, कितना आएगा 20 आएगा 20 मीटर पर सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, तो
तो ये जो बड़ा वाला ड्रॉप है इसका टर्मिनल वेलोसिटी है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, छोटा वाला जो था उसका क्या था 5 था, तो इसका बढ़ गया। तो जितना साइज बढ़ेगा उतना वेलोसिटी भी, टर्मिनल वेलोसिटी भी बढ़ेगा, बिकॉज फॉर्मूला क्या था, टर्मिनल वेलोसिटी vt इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, राइट। Next question, question number 4. Okay, so question number 4 में देखो, show that if n equal raindrops falling through air with equal steady velocity, n equal drop पता है, क्या पता है, n equal drops, that means वहां पर 8 था, यहाँ पर n है, that means एक तुम्हें रिलेशन मिलेगा n के साथ, through air equal steady velocity, that is terminal velocity is 10 centimeter per second, policies to result a big drop, which drop attains new terminal velocity 10 in n की पावर 2/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो तुम्हें स्मॉल v भी गिवन है, दैट इज 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और v प्राइम जो बड़े वाले इसके लिए है जो 10 n की पावर 2/3, ये तुम्हें प्रूफ करना है, क्या करना है, प्रूफ करना है। So you have to prove that when n drops, n smaller drops coalesces and forming a bigger drop of radius capital R or whatever, then the terminal velocity for the bigger drop should be equals to 10 n की पावर 2/3, ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। यही है हमारा इसका क्वेश्चन। इसके लिए क्या बनेगा, first of all you have to find out the relation, what is the relation between small r and capital R। इसका रेडियस स्मॉल r है, इसका कैपिटल है, तो देखो स्मॉल r that means 4/3 pi small r cube into n, so n small drops are forming this bigger drop, right, that is 4/3 pi capital R cube, right। तो दोनों साइड से हट जाएगा तो r cube into n equals to capital R cube, then n, तुम्हें क्या चाहिए, कैपिटल R चाहिए ना, तो कैपिटल Capital R से मिलेगा, हाँ, तुम्हें मिलेगा कैपिटल R की क्यूब इक्वल्स टू n की पावर 2/3, और तुम ये काम करो 3 रूट ऑफ कर दो, क्या कर दोगे, 3 रूट ऑफ, sir r equal to smaller to the smaller into n to the power 1/3 होगा। हाँ 3 रूट ऑफ करोगे तो n की पावर हो जाएगा 1/3, राइट। कैपिटल R इक्वल्स टू स्मॉल r इंटू n की पावर 1/3। अभी तुम्हें रिलेशन क्या पता है, v टर्मिनल इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, r square, sir r square, हाँ r स्क्वायर। तो तुम्हें यहाँ से जो रिलेशन मिलेगा v बाय v प्राइम और v प्राइम बाय v इज इक्वल्स टू r स्क्वायर बाय स्मॉल r स्क्वायर, राइट। तो v प्राइम क्या हो जाएगा, v कैपिटल R स्क्वायर बाय स्मॉल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो कैपिटल R का वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो तुम्हें क्या मिलेगा, v स्क्वायर दिया है तो स्मॉल r n की पावर 1/3 होल स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर, दैट मीन्स v यू आर गेटिंग r स्क्वायर एंड n की पावर 2/3 डिवाइड बाय r स्क्वायर, दोनों साइड से r स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा ऊपर नीचे, तो तुम्हें क्या मिलेगा, v n की पावर which is v प्राइम। आज बहुत सारा नॉइस है आउटसाइड और बहुत सारा ट्रेन्स भी मूव कर रहा है इसी से साइड से, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना। आज कौन सा डे है, आज फ्राइडे है, चलो ओके। So if any questions that is given regarding smaller drop and bigger drop, you have to find out the relation
and from the relation and the relation of terminal velocity, you can find out the terminal velocity for the bigger one, right? Any problem, any doubt, any question? No, sir. लास्ट क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी से रिलेटेड। ये हो गया सभी का लिखना? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये 4, क्वेश्चन नंबर 5। रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है? A sphere is dropped under gravity through a fluid of density rho, eta, taking the average acceleration as half of the initial acceleration. Average acceleration जो initial acceleration है, जो कि acceleration due to gravity है, वो क्या है? हाफ है, average half है. So that the time taken to attain the terminal velocity independent of density of the material, density of the fluid, density of the fluid, यहाँ पर fluid होगा, ये density of the fluid होगा, ठीक है? तो तुम्हें फाइंड क्या करना है? टाइम जो है, टाइम टू अटेन द टर्मिनल वेलोसिटी। हमने ग्राफ में जो देखा है, टाइम क्या है, यहाँ पर आके टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर, तो ये जो टाइम है, टाइम का जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा? इंडिपेंडेंट होगा ऑफ द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है? दिस इज द क्वेश्चन। सो हाउ टू सॉल्व इट? कैसे सॉल्व करोगे? तो इसमें हमें जो फॉर्मूला जो गिवन है वो क्या है? दैट इज द फोर्स ड्यू टू विस्कस फोर्स क्या था? 6 by eta RV, राइट? यस सर। अच्छा, तो विस्कस फोर्स का जो फाइनल जो डेरिवेशन था उसमें हमने एक चीज देखा था। उसमें हमने क्या देखा था? एक लिक्विड ड्रॉप डाउन, मूविंग डाउनवर्ड, एंड टू फोर्सेस आर एक्टिंग अपवर्ड, राइट? वन इज ड्यू टू द buoyant force and viscous force. विस्कस फोर्स। तो इसमें हमने क्या देखा था? 6 pi eta RV is equals to 4/3 pi R cube rho minus sigma into G, राइट? ये रिलेशन देखा था, यस सर। ये समझो। तो ये जो विस्कस फोर्स है वो किसके साथ इक्वल है? ये 4/3 pi R cube rho minus sigma into G के साथ इक्वल है। तो इसी टाइम जब तुम्हें फोर्स का जो इक्वेशन मिलेगा, तो ये फोर्स अगर इसके ऊपर एक्ट करेगा, इस पार्टिकल के ऊपर जो मूव कर रहा है थ्रू दिस लिक्विड और एनी फ्लूइड, देन द फोर्स इज 4/3 pi R cube rho minus sigma into G, and this force equals to nothing but mass into acceleration, and acceleration is equals to acceleration is equals to this force is divided by mass, right? तो इस छोटे जो बॉडी है इसका मास क्या होगा? इसका मास होगा इसका वॉल्यूम 4/3 pi R cube into डेंसिटी, राइट? तो तुम क्या करोगे? तुम करोगे 4/3 pi R cube rho minus sigma into G, you have to divide A equals to F by M, और इसका हम क्या करेंगे? 4/3 pi R cube into रो से डिवाइड करेंगे, राइट? रो क्या है? मटेरियल का डेंसिटी है। सिग्मा क्या है? फ्लूइड का डेंसिटी है। देन ये सब 4/3 pi R cube हट जाएगा और तुम्हें क्या मिलेगा? ये दोनों कट जाएगा और तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें जो मिलेगा वो मिलेगा A is equals to रो minus sigma into divided by रो into G, right? Average velocity which is given क्या है? Initially acceleration A था, फाइनल क्या हो जाएगा? जब vt अचीव करेगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, राइट? तो इनिशियल a, फाइनल 0 डिवाइड बाय 2, देन यू आर गेटिंग a by 2,
तो एवरेज एक्सेलरेशन अगर a/2 है तो तुम्हें क्या मिलेगा, a एवरेज इक्वल्स टू रो माइनस सिग्मा बाई 2 रो इंटू जी, राइट। ये क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन है। अब तुम्हें फाइंड क्या करना है, टाइम फाइंड करना है। तो अगर कोई भी पार्टिकल एवरेज एक्सेलरेशन से नीचे मूव कर रहा है तो उसका you can apply the rectilinear equation of rectilinear motion, that is v equals to u plus at, because when it is achieving the terminal velocity, then with some acceleration, then velocity is final velocity is which is vt terminal velocity, और इनिशियली क्या था, जीरो था। तो एक पार्टिकल जीरो से लेके धीरे 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 एक टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करेगा एक टाइम टी के ऊपर, जिसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है। बट हमने जो ये रेक्टिलिनियर मोशन का जो इक्वेशन अप्लाई किया था उसमें हमने क्या माना था, द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, राइट। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, याद करो उसमें क्या था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। बट दिस एक्सेलरेशन इज नॉट यूनिफॉर्म because the vt curve, the slope is varying here, right। तो इसको यूनिफॉर्म, हम एक एवरेज वैल्यू लेके इसको यूनिफॉर्म माना है, तो तुम्हें यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन लेना पड़ेगा, राइट। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या था, जीरो था। तो टर्मिनल वेलोसिटी vt इज इक्वल्स टू 0 प्लस a एवरेज इनटू t स्मॉल t होगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ t, t is here vt divided by a average, right। अब vt का वैल्यू पुट करोगे, vt का वैल्यू क्या है बताओ, vt का वैल्यू क्या है, 2/9 फॉर्मूला यूज करो, डिवाइड करोगे किससे, एवरेज एक्सेलरेशन से। तो हमें फॉर्मूला क्या है, 2/9 r square और 2 minus sigma into g डिवाइड बाय ईटा। इसको हम डिवाइड करेंगे इनटू एवरेज एक्सेलरेशन व्हिच इज नथिंग बट रो माइनस सिग्मा डिवाइड बाय 2 रो इनटू जी। ये 2 रो ऊपर जाएगा, 2 रो ऊपर जाएगा, तो 2 रो हम ऊपर लिखते हैं। तो ये रो माइनस सिग्मा, यहाँ पर भी रो माइनस सिग्मा, इन दोनों को काटो पहले, ठीक है ना। ये दोनों कट जाएगा और तुम्हें जी भी कट जाएगा। तो तुम्हें क्या मिलेगा, 2/9 r स्क्वायर 4/9 क्या मिलेगा, तुम्हें मिलेगा 4/9 r स्क्वायर रो बाई ईटा, यही तो मिलेगा 4/9 r square rho by eta. So the final equation should be equals to t equals to 4/9 r square rho by eta. Clear? This is the equation. Yeah. एक सेकंड, थोड़ा सा डिफेक्ट हो रहा है। हाँ, so the time to achieving the terminal velocity is proportional to r square, and the time to achieve the terminal velocity proportional to rho, which is a constant, right? And time is inversely proportional to eta. तो तुम्हें क्या फाइंड करना था, टाइम इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, राइट, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो देखो टाइम क्या सिग्मा के साथ कोई रिलेशन है, सिग्मा के साथ कोई रिलेशन है टाइम का, नहीं है। इक्वेशन में सिग्मा का कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई सिग्मा है ही नहीं। सो सिग्मा इज एब्सेंट हियर, दैट मींस टाइम टू अचीव द टर्मिनल वेलोसिटी इज नॉट डिपेंडिंग ऑन सिग्मा, राइट। यही प्रूफ करना था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो इसी टॉपिक से यही 4-5 क्वेश्चन था जो डिस्कस करने वाला था, ठीक है ना, जो कॉन्सेप्चुअल था, जो हमने आज देखा। इसके बाद जो थ्योरी है वो क्या है, एक सेकंड। इंपॉर्टेंस ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। अच्छा, रेनॉल्ड्स नंबर, सॉरी। इसके बाद जो थ्योरी है वो है स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो।
स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो का जो थ्योरी है आई हैव ऑलरेडी सेंट इन द ग्रुप एंड यू हैव टू राइट ऑन योर कॉपी एंड स्टडी फ्रॉम द एनसीईआरटी. ओके. So streamline and turbulent flow, very important topic. And here one thing you have to remember, that is the Reynolds number, जिसका हमने डायमेंशनल एनालिसिस किया था फर्स्ट चैप्टर में. तो रेनॉल्ड्स नंबर इज अ नंबर जिसका क्या है, हमने एक स्पेसिफिक नंबर है गिवन बाय रेनॉल्ड which is helpful to determine whether the liquid flow will be a streamline flow or a turbulent flow. तो रेनॉल्ड्स नंबर का जो रिलेशन है और इसका जो इक्वेशन है, इसके रिगार्डिंग जो भी चीज हम पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है. रेनॉल्ड्स नंबर एंड बर्नौलीज प्रिंसिपल, ये हम नेक्स्ट डे में पढ़ेंगे. ओके. और इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स. किसी को कोई क्वेश्चन? सर फ्लूइड से क्या पूरा आएगा, मतलब सरफेस टेंशन वगैरह सब? देखो सरफेस टेंशन बहुत छोटा टॉपिक है. सरफेस टेंशन हम एक दिन में बता देंगे, बहुत इजी है, हो जाएगा. सरफेस टेंशन से न्यूमेरिकल दो चार जो न्यूमेरिकल है वो करा देंगे. सरफेस टेंशन से सिर्फ कॉन्सेप्चुअल चीजें ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट ही इंपॉर्टेंट है. उसके साथ जो फोर्स पर यूनिट लेंथ वो जो आएगा उसका न्यूमेरिकल्स बहुत इजी है. उससे ज्यादा मतलब टेंशन लेने का कोई बात है नहीं. मतलब पूरा चैप्टर ही आएगा ना फ्लूइड का? हाँ पूरा चैप्टर तो ऑब्वियसली आएगा. ओके सर. बाकी कोई रिलेटेड पोर्शन नहीं है ना? न्यूमेरिकल्स तुम इस सब में फोकस करो. ये जो थ्योरी हो रहा है रेनॉल्ड्स नंबर के साथ, टर्मिनल वेलोसिटी के साथ, इस न्यूमेरिकल्स के ऊपर फोकस करो. और सभी न्यूमेरिकल्स जो एनसीईआरटी में है वो सॉल्व करके देखो. ठीक है ना? ओके सर. हाँ, उसके बाहर एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है. बाकी तुम जो एक्स्ट्रा के लिए पढ़ते हो ठीक है. और किसी को कोई क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन था सर. शिवम बताओ. सर वो लिखा नहीं है, मतलब ठीक से लिखा नहीं है, तो आपको मैं बता दूं. सर क्वेश्चन में ये है कि 8 ड्रॉप्स ऑफ सेम रेडियाई आर फॉलिंग थ्रू एयर with steady velocity of v centimeter per second. एक्सेलेंट. क्वेश्चन है 8 ड्रॉप. अच्छा, 8 ड्रॉप इज फॉलिंग थ्रू द एयर फॉर्मिंग अ बिगर ड्रॉप, राइट? हाँ सर. हाँ, रेडियस बताओ. v सेंटीमीटर पर सेकंड. v सेंटीमीटर पर सेकंड, ये तो वेलोसिटी हो गया. हाँ सर वही. ये क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी v प्राइम. सर टर्मिनल वेलोसिटी निकालना है सर. अच्छा, क्वेश्चन फिर से एक बार बताओ. सर मैं क्वेश्चन स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ. हाँ 8 drops of same radii हाँ. are falling through air with steady velocity of v centimeter per second. The 8 drop collapse. What would be the terminal velocity? हाँ, देखो उसमें था रिलेशन क्या था. देखो रिलेशन ये था, तुम्हें सिर्फ कैपिटल आर फाइंड करना था. अगर 8 ड्रॉप है तो कैपिटल आर क्या आएगा, तुम्हें 2 स्मॉल आर आएगा. क्लियर? दोनों साइड कैलकुलेट करोगे 2 स्मॉल आर आएगा. अभी तुम्हें डायरेक्ट रिलेशन पता क्या है, Vt इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर्ड. तो V1 by V2 शुड बी इक्वल्स टू R1 by R2 होल स्क्वायर्ड. तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, V प्राइम बाई V. V प्राइम किसके लिए है? कैपिटल R के लिए है. और V क्या है? स्मॉल छोटे छोटे ड्रॉप्स के लिए है. अभी V प्राइम का क्या आएगा? कैपिटल R स्क्वायर्ड आएगा. और V क्या आएगा? स्मॉल r स्क्वायर्ड आएगा, क्योंकि रिलेशन ही तो ऐसा है. ठीक है ना? तो तब तुम्हें टर्मिनल वेलोसिटी, ये जो Vt है ये V गिवन है. क्या गिवन है? V ही गिवन है. Then they are asking you to find out V. Then V R capital R which is 2 small r divided by small r whole squared. Then you are getting 4V. तुम्हें V प्राइम क्या मिलेगा? 4V मिलेगा. ठीक है शिवम? यस सर यही आया है. 4V ऑप्शन में है. यस सर. हाँ सिंपल है. चलो. और सर आपने सर जो व्हाट्सएप में भेजा था वो एक और बार समझा देंगे? व्हाट्सएप में भेजा था ना, एक सेकंड देखने दो.
व्हाट्सएप में जो भेजा था उसमें जो यूट्यूब के ऊपर जो लिक्विड्स थे उसमें तुमने जो ग्लिसरीन का डेंसिटी बताया था ना, रो ग्लिसरीन, वो आएगा 1.3, 13 नहीं आएगा। क्वेश्चन में गलतियां हैं देखो, ठीक है ना। और मार्करी का जो है Hg वो आएगा 13.6। उसमें हमने जो कैलकुलेशन मैंने क्लास में जो किया था उसमें हमने 13 लिखा था ना, उसी में कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था। ओके, हम बता रहे हैं, एक सेकंड रुको। क्वेश्चन ऐसा था, तुम्हारा एक यू शेप का ट्यूब था जिसमें एक साइड लिक्विड था, एक लिक्विड था जिसका 10 सेंटीमीटर शायद कुछ लेंथ था, राइट, जिसका डेंसिटी था ग्लिसरीन था 1.3, और एक साइड था ऑयल जिसका लेंथ गिवन नहीं था। गिवन था क्या? नो सर। गिवन नहीं था, तो इसका H हम मानते हैं, इसका H मानते हैं। तो इसका डेंसिटी गिवन था 0.8 समथिंग कुछ था, 0.8, और मार्करी थोड़ा सा ऊपर उठा था जो गिवन नहीं था। तो अगर ये H है तो ये छोटा वाला लेंथ क्या होगा? 10 - H होगा, राइट। एक सेकंड, क्वेश्चन निकालते हैं। तो इस दोनों पॉइंट के ऊपर हमने प्रेशर फाइंड किया था, प्रेशर एट पॉइंट ए एंड प्रेशर एट पॉइंट बी। तो PA should be equals to PB because at these 2 points the liquid pressure should be to same level, liquid pressure will be equal। तो PA का वैल्यू क्या था? PA था 1.3 H रो जी, H क्या था 10, रो क्या था 1.3, तो 10 into 1.3, और G तो लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि दोनों साइड से G कट जाएगा, लिखो G। PB क्या था? PB था इस ऑयल के लिए 0.8 H into 0.8 H रो, G सभी दो साइड से G हट जाएगा, ठीक है ना, प्लस। तो इस ऑयल के लिए जो 0.8 डेंसिटी का है और इस मार्करी के लिए जो 13.6 डेंसिटी का है, वो इसका हाइट कितना है? 10 - H into 13.6। इसको तुम सॉल्व करना और यहाँ से H का वैल्यू निकाल लेना, तो तुम्हें जो मिलेगा, यहाँ से तुम्हें मिलेगा माइनस करके जो मिलेगा 12.8 H इज इक्वल्स टू -123। यहाँ से H आएगा 123 डिवाइड बाय 12.8, जिसका वैल्यू है 9.6। ठीक है, ठीक है शिवम। सर मैं बहुत बार किया, 9.6 मेरा आ ही नहीं रहा है, फिर मैं छोड़ ही दिया। 123 बाय 12.8 नहीं आ सर रहा यही है? तो नहीं आ रहा है। अच्छा 10 करो, 6 4 5 सर 64 मेरा कुछ 123। 17.54 आ रहा है, 17.54। एक्सेलेंट। Uh, 123 divided by 12.8, 123 divided by 12.8, 9.6 से आएगा, ठीक है। तो हाँ सर, तुम्हें मेरा थोड़ा सा नोट आ रहा कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा 2 से ऊपर नीचे नहीं कटेगा, 64। अच्छा सर इसको हम, 9.6 ही आएगा सर। हाँ देखो एक सेकेंड, इसका डबल कितना है? 128 है, राइट। अच्छा 10, तो 10 के नीचे 10 से थोड़ा सा कम होगा। अच्छा 123 को तुम 64 से डिवाइड करके देखो, 123 को हम 4 अगर मानते हैं, अगर 64 से करते हैं तो कितना आएगा? 31, अप्रोक्स 2 के बराबर आएगा, मतलब 2 से थोड़ा सा कम आएगा। दैट मीन्स 10 से थोड़ा सा कम आएगा, 9 पॉइंट समथिंग आएगा, 9 पॉइंट समथिंग आएगा, 9.6 आएगा। एक्यूरेटली करो, ठीक है। है। ओके सर। चलो, तो आज के लिए इतना ही। बाकी थ्योरी लिखना कंप्लीट कर लो और रिवीजन चालू कर दो, ठीक है ना। ग्रेविटेशन का रिवीजन चालू कर दो और जो जो हमने भेजा था शीट वो कंप्लीट कर लो। क्लियर है? कल हम इसी क्लास में मिलेंगे, कल सैटरडे है, ओके। और ये थ्योरी आई थिंक कंप्लीट हो जाएगा। चलो सर हाँ, सर मैंने जो क्वेश्चन भेजा था वो उसमें आंसर दे थे ना सर। तुमने जो क्वेश्चन भेजा है भवेश, उसका डेंस यंग्स मॉड्यूलस फॉर
सर कुछ भी दिया नहीं है उसमें एंड बुक में। यंग्स मॉडुलस फॉर कॉपर था जिसका वैल्यू गिवन नहीं था। आई थिंक एनसीईआरटी में हाँ वो अगर हाँ हो सकता है वो मिस हो जाए या नहीं तो तुम्हें याद करना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन में ये दोनों वैल्यू गिवन रहेगा। नहीं तो तुमने रेशियो कैसे फाइंड करोगे? तुम्हें डायमीटर का रेशियो फाइंड करने के लिए बोला था ना। तो यंग्स मॉडुलस का तुम्हें पता क्या हाँ है? सर। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। स्ट्रेन क्या है? डेल्टा एल बाय एल। तो तुम्हें क्या मिलेगा? एफ एल हाँ बाय ए डेल्टा एल। तो देखो एफ वाई डायमीटर कहाँ से मिलेगा तुम्हें? डायमीटर तुम्हें क्रॉस सेक्शन से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? ये एरिया मतलब क्रॉस क्रॉस सेक्शन सेक्शन से से मिलेगा। मिलेगा, हाँ जो क्या है पाई आर स्क्वायर है, और आर क्या है? डी बाई टू है। तो क्या मिलेगा? पाई डी स्क्वायर बाय 4 मिलेगा। तो यहाँ से जब तुम वैल्यू पुट करोगे एफ एल बाय पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू एल, तो ये 4 एफ डेल्टा एल है, ये 4 एफ एल बाई पाई डी स्क्वायर डेल्टा एल, राइट। तो यहाँ से तुम देखो y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, जो कि तुम्हें फाइंड करना हाँ था। क्या फाइंड करना था? डायमीटर का रेशियो फाइंड डी। करना था, राइट। हाँ हाँ तो हाँ y1 बाई y2 शुड बी इक्वल्स टू d2 बाई d1 भाई का होल स्क्वायर। तो तुम्हें अगर d1 बाई d2 फाइंड करना है तो तुम्हें रूट ओवर करना पड़ेगा y2 बाई y1 को, राइट, जो क्या है कॉपर और स्टील का रेशियो है। बट ये वैल्यू अगर गिवन नहीं होगा तो तुम्हें कैसे फाइंड करोगे बताओ? सर। तो आप यहाँ पे 190 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई वो कैसे हाँ, डिराइव वो किए? था 190 to 10 की पावर 5 और ये था 9 9 116। 10 टू द हाँ पावर 9 है। हाँ, ऐसा ही कुछ था जो वैल्यू पुट करोगे यहाँ से आ जाएगा। इज इट क्लियर? ओके सर। सर आपको यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉपर और उसका वो यंग्स मॉड्यूलस डिराइव कैसे किए स्टार्टिंग में तो लिखे हुए हैं। जोर से बताओ। सर स्टार्टिंग में आप यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉपर लिखे हुए 110 इंटू 10 टू द पावर 9 करके, वो डिराइव कैसे किए, मतलब कहाँ से मिला वो? डिराइव नहीं है, ये क्वेश्चन में गिवन था। हमने दूसरा बुक में देखा, ये क्वेश्चन में गिवन था, बट एनसीईआरटी में ये गिवन नहीं था, ठीक है। नहीं। ओके ओके चलो, एनीवन थैंक्स। एनीथिंग एल्स? प्रिपरेशन फुल होना चाहिए, ठीक है ना। थियरी एंड बेसिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हमने कराया और जो एनसीईआरटी में है, और क्वेश्चन में एनसीईआरटी से बाहर न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, ठीक है ना। हमने जो कराया कॉन्सेप्ट के लिए है, और बाकी जो प्रैक्टिस करोगे एनसीईआरटी से करो। कुछ न्यूमेरिकल हम एनसीईआरटी से कभी करा है, तो प्रैक्टिस पूरा करना, थियरी प्रैक्टिस ज्यादा करना, क्योंकि थियरी इस एग्जाम में आ रहा है। 50-50 आएगा, 50 थियरी आएगा, 50 न्यूमेरिकल्स आएंगे। क्लियर है? तो थियरी लिख लिख के प्रैक्टिस करो, ऐसा नहीं कॉपी खोल के बैठा है सिर्फ देख रहे हो, बाकी भूल जाओगे। तुम्हें खुद से लिख के डेरिवेटिव्स भी आएगा। सब कुछ डेरिवेशन लिख लिख के करना है, राइट। यू हैव टू राइट फर्स्ट, ठीक है ना। पहले लिखो उसके बाद पढ़ो। सर कुछ लोग तो रट लेते हैं सर। चलो ठीक है, कुछ याद रखने के लिए थोड़ा सा ट्रिक लगा सकते हो, बाकी तो ठीक ही है। अच्छा, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सर। गुड नाइट।